गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो ना? ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है, पहले मैंने आपको सिखाया भी था कि ऊ से हम आगे और प से पीछे। तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं, जो शब्दांश शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। हम कहते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगें उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। आज हम उपसर्ग सीखेंगे। तो उपसर्ग शब्द का अर्थ है उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द नहीं होता। उपसर्ग शब्द नहीं होता बल्कि शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है, जो शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अगर अकेला जो शब्द आगे जुड़ता है, जैसे आ शब्द बराबर आ, अगर शब्द के आगे जुड़ गया बराबर आभाव, तो आ शब्द जो पहले जुड़ गया हम कह सकते हैं आजन्म। तो आ शब्द है, अगर उसे हम देखें तो यह उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। लेकिन ये शब्दांश अगर अकेला इसे आ लिख दिया जाए तो इसका कोई अर्थ होता नहीं है, इसका कोई महत्व होता नहीं है। तो उपसर्ग जैसे अगर अकेला उपसर्ग हो यानी कि शब्दांश हो तो उसका कोई अर्थ होता नहीं, उसका कोई महत्व होता नहीं है। लेकिन अगर यही जो शब्दांश हैं ये कोई शब्द के आगे जुड़ जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और जो अर्थ जो होता है जो शब्द उसके अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए कि उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप प्लस सर्ग। यह शब्द जो उपसर्ग है वह शब्द न होकर शब्दांश होता है। इन शब्दांश का अपना कोई महत्व नहीं होता। ये जो शब्दांश होते हैं, जैसे उपसर्ग है, जो शब्दांश है वह जब शब्द के आगे लगते हैं तो ये क्या करते हैं, शब्द के आगे लगने पर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्द होता है उसके आगे लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने अप लिख दिया, अप, तो अप का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर ये शब्द के आगे, जैसे मान है, मान एक शब्द है और अप क्या है? शब्दांश है यानी कि उपसर्ग है, तो अप का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये अप मान के आगे लग जाएगा तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वैसे मान है और अगर ये अप इसके आगे लगा दिया तो क्या बन गया? अपमान। क्या बन गया? अपमान। तो शब्द में परिवर्तन आ गया। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये जो शब्दांश हैं शब्द के आगे लगने से या शब्द के पहले जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले कोष्टक के अंदर एक हार बना हुआ और एक गिफ्ट पैकिंग किया गया है। जो हार है तो वो हार लिखा हुआ है, हार। ठीक है, ये एक शब्द है हार। लेकिन ये जो इसके आगे लगा हुआ है, आप देखो जो बाजू में गिफ्ट दिया गया है, ये गिफ्ट पर देखिए आप कि उप लिखा हुआ है। ये उप लिखा हुआ है, ये क्या है? शब्दांश है। शब्दांश अर्थात उपसर्ग है। अब देखो ये हार के आगे लग गया, उप क्या है? हार के आगे लग गया तो क्या बन गया? उपहार। अर्थात पहले तो क्या था? हार, अभी क्या बन गया? उपहार। मतलब शब्द के अंदर परिवर्तन आ गया। समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा वाला कोष्टक देखेंगे कि खिला लिखा है। फूल कैसा हुआ है? खिला हुआ है। लेकिन उस जो रेड अक्षर में लिखा है
तो अध का कोई महत्व नहीं है। अध क्या है? उपसर्ग है, शब्दांश है, लेकिन ये शब्द के आगे लग गया। जैसे खिला था तो खिला के आगे क्या लिखा है? अध खिला, अध खिला लग गया। तो अध खिला का मतलब क्या होता है? पहले खिला था तो खिला मतलब फूल पूरी तरह से खिल उठा है, और अध खिला मतलब अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। तो शब्द में परिवर्तन हो गया। अब अच्छी तरह से समझ में आया आपको? ओके, अब हम देखेंगे उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हार खिला शब्द में क्रमशः उप अध शब्दांश जुड़ने पर एक नए शब्द उपहार तथा अध खिला शब्द बने हैं। समझ में आया ना आपको कि हार और खिला शब्द था, लेकिन इन दोनों के आगे क्या लग गया? उप लगा और अध लगा। जब ये दोनों शब्द लग गए तो दोनों अर्थ बदल गया। उपहार हो गया, पहले हार था तो उपहार हो गया, खिला था तो अध खिला बन गया। बराबर। तो हार और खिला शब्द के पहले उप और अध शब्दांश जुड़ने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। अब अन्य उदाहरण हम देखेंगे कि अन्य उदाहरण यहाँ पर दो देखिए ड्राइंग बनी हुई, दो चित्र बने हैं और उसके अंदर एक में अप लिखा हुआ है और एक में उप लिखा हुआ है। तो ये अप शब्द से ये अप शब्द शब्द के आगे जुड़े हैं। ये अप क्या है? शब्दांश है। अब क्या है? शब्दांश अर्थात उपसर्ग है। अब ये क्या है? शब्द के आगे जुड़ रहे हैं। तो देखो अर्थ में कितना परिवर्तन आ रहा है। पहले यश था, यश क्या है? शब्द है, और ये अब क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात शब्दांश भी कह सकते हैं इसको, उपसर्ग को हम शब्दांश भी कहते हैं। तो यश हमारा शब्द था, लेकिन इसके आगे जो रेड लिखा हुआ है अप, फिर अप के बाद यश, तो अपयश अर्थात क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया ना। तो यश पहले शब्द था, फिर शब्दांश जब जुड़ा, उपसर्ग जुड़ा तो अपयश हो गया, अर्थात जो शब्द था वो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, अर्थात बदल गया। समझ में आया? उसी प्रकार से मान के आगे अप लग गया तो क्या बन गया? अपमान। कीर्ति के आगे अप लग गया तो अपकीर्ति। शब्द के आगे अप लग गया तो अपशब्द। अब उप में भी उसी प्रकार से, ये उप क्या है? सेकंड वाले में देखें, सेकंड चित्र में देखेंगे उप लिखा हुआ है। ये उप क्या है? ये भी शब्दांश है। जिस प्रकार से अब शब्दांश था उसी प्रकार से उप भी शब्दांश है। शब्दांश अर्थात उपसर्ग है। तो ये जो उप शब्द है ये भी देखो रेड से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शब्द के आगे लग रहा है तो क्या बन रहा है? ये बस शब्द के अंदर परिवर्तन आ रहा है। जैसे चार, ये शब्द है, लेकिन उप लगने पर उपचार हो गया, यानी दवाई देना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना दवा देकर। ठीक है, तो चार ये गिनती में आ गया, 1 2 3 4 4, और उपचार लग गया तो क्या होगा? किसी की वैद्य की तरह जो आयुर्वेदिक दवा होती है उससे उसका सारवार करना, उसकी देखभाल करना। ठीक है, फिर वन जंगल और उपवन अर्थात बगीचा, आ गया शब्द में परिवर्तन। देश के आगे उपशब्द लग गया तो उपदेश। ठीक है, ग्रह के आगे उप लग गया तो उपग्रह। समझ में आया? इस तरह से शब्द में परिवर्तन आ गया। तो उपर्युक्त यश, मान, कीर्ति शब्द, चार, वन, देश तथा ग्रह मूल शब्द हैं। ये सब क्या हैं? मूल शब्द। हम क्या कह सकते हैं इसको? जो शब्द मेन शब्द होते हैं उसे हम मूल शब्द कहते हैं। लेकिन अप और उपसर्ग जुड़ने पर इनके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, अर्थात बदलाव आ गया तथा शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश अर्थात उपसर्ग, यह है उपसर्ग की डेफिनेशन। ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व मतलब पहले, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर, पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थात परिवर्तन लाते हैं और विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगर आपको इतनी लंबी डेफिनेशन न याद रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द में
परिवर्तन लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया इसकी डेफिनेशन? ओके, आगे हम देखते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के हिंदी में कितने भेद हैं वह बताए गए हैं। तो हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय, अव्यय मतलब होता है जो बदलता नहीं है, पांचवा अंग्रेजी के अव्यय, यानी कि अंग्रेजी के अव्यय अर्थात जो शब्द बदलते नहीं, अंग्रेजी से सीधे यहाँ पर हमारे हिंदी भाषा में लाके रख दिया गया है, उसे हम अव्यय कहते हैं। आपको अव्यय का अर्थ नहीं पता इसलिए मैंने कहा, ठीक है। तो हिंदी उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और 5th है अंग्रेजी के अव्यय। पहले हम देखेंगे उपसर्ग के भेद के अंदर सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा के शब्दांश होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कोष्ठक में उपसर्ग, ये सब उपसर्ग हैं जो शब्द के आगे लगे हैं। और अर्थ क्या है इसके? जैसे अनु है तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, ठीक है। तो ये उपसर्ग के अर्थ बताएं। और जब ये अनु शब्द लगता है तो क्या शब्द बनता है वह यहाँ दिखाया गया है। जैसे अनु, अनु का अर्थ है पीछे, और अनु शब्द लगने से अनुगमन, अनुवाद, अनुशासन, अनुकंपा, अनुकूल। अति, अति का मतलब होता है बहुत, बराबर। अब इसका प्रयोग करने से अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। आ का मतलब होता है तक, तो आजन्म, आमरण, आगमन, आवेश, आलेख। दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा, दुराचार, दुर्जन, दुर्घटना, दुर्गंध, दुर्गुण। अब का अर्थ होता है बुरा, तो अवगुण, अवनति, अवमानना, अवकाश, अवरोही। सम का अर्थ होता है 7, संपूर्ण, संकल्प, सम्मान, संग्रह, संवाद। निर का अर्थ होता है बिना, निर्जल, निराहार, निर्मम, निर्गत। सु का अर्थ होता है अच्छा, तो सुपात्र, सुकोमल, सुगंध, सुलेख, सुकीर्ति, सुरुचि। उप का अर्थ होता है समीप, समीप मतलब पास में। तो उप शब्द जुड़ने से उपनाम, उपवास, उपसचिव, उपकार, उपचार। अनि का अर्थ होता है बिना, तो अनिवार्चन, अनिवार्य, अनिरुद्ध। सेकंड नंबर देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखेंगे कि उपसर्ग देखो कौन सा है? अ, अद, अन, कु, नी, बिन, बी, अप, स, निर। ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। और इनके अर्थ क्या हैं? और अ लगने से शब्द में कैसे अर्थ में परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। अ का अर्थ होता है नहीं, तो अज्ञान, अछूत, असफल, अचूक, अटल, अधर्म। अध का मतलब होता है आधा, तो अधमरा, अधपका, अधखिला, अधकचरा। अन का मतलब होता है नहीं, तो अनपढ़, अनहोनी, अनकही, अनचाहा, अनसुना। कु का अर्थ होता है बुरा, कुपात्र, कुपोषण, कुनीति, कुकर्म, कुमार्ग। नी का अर्थ होता है बिना, तो निडर, निकम्मा, निस्वार्थ, निपट, निहत्या, निशांत। बिन का अर्थ होता है रहित, बिन बात, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन पानी, बिन चाहा। वी का अर्थ होता है खास, तो विज्ञान, विशेष, विख्यात, विरोध, विग्रह। अप का अर्थ होता है बुरा, तो अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण, अपयश। श का अर्थ होता है सहित, सपरिवार, सफल, सधर्म, सपाट, सकुशल। निर का अर्थ होता है नहीं, तो निराशा, निर्विकार, निर्वाचक,
निर्गुण, निर्जीव। 3 नंबर का देखेंगे उर्दू के उपसर्ग। जो उर्दू शब्द हैं और ऐसे कि ऐसे हमारे हिंदी भाषा में दे दिए गए हैं, तो इन्हें भी हमने उपसर्ग गिन लिया गया है, इसलिए उर्दू के ये उपसर्ग हैं। तो उर्दू के उपसर्ग कम, दर, ना, बे, खुश, गैर, ला, बद और हम। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द के आगे जुड़ेंगे। तो आगे जुड़ने पर इनके शब्द में कैसे परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे। तो कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा। तो यहाँ पर कम अक्ल, कमज़ोर, कम उम्र, कम खर्च। दर, दर का मतलब होता है मैं, दरमियान, दरअसल, दरकिनार, दरकार। ना, ना का अर्थ होता है नहीं, नाखुश, ना उम्मीद, ना पाक, ना समझ, ना चीज़। वे, वे का अर्थ होता है बिना, बेरहम, बेईमान, बेकार, बेकसूर, बेनाम। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। तो खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश दिल। गैर, गैर का मतलब होता है विपरीत। तो गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर आबाद। ला, ला का अर्थ होता है बिना। तो लाइलाज, लाजवाब, लापता, लाचार। बद का अर्थ होता है बुरा। तो बदनाम, बदहवास, बददुबू, बदसूरत, बदमिजाज। हम का अर्थ होता है साथ में। तो हम सफ़र, हम उम्र, हम राज, हम दर्द। 4 नंबर संस्कृत के अवयव। संस्कृत के अवयव मतलब जो कभी बदलते नहीं हैं और वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, उसे हम कहेंगे संस्कृत के अवयव। संस्कृत के अवयव हैं, शब्द हैं अति, अधः, अव, उत, अप, दुष, निर, परा, परि, पुनः, स, स्व। अब ये जो शब्द हैं ये हमारे शब्द, ये शब्दांश हैं जो ये शब्द के आगे लगने से देखो अर्थ में कैसे परिवर्तन आता है। और अधि का मतलब होता है अवयव हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। अवयव वो होते हैं जो बदलते नहीं हैं। तो अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अधिकारी, अधिकार, अधिपति, अधिष्ठात्री। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। तो अधोगमन, गमन, अधपतन, अधोमुख। अव, अव का अर्थ होता है बुरा, हीन। तो अवतरण, अवनति, अवशेष। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो उत्थान, उत्कर्म, उद्योग, उपसर्ग। उप, उप का अर्थ होता है नज़दीक, गौण। उपवन, उपदेश, उपाध्यक्ष, उपग्रह। दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। दुशासन, दुष्परिणाम, दुष्कर्म। निर का अर्थ होता है रहित, निषेध, निषेध का मतलब रोकना। निर्मल, निरादर, निर्धन, निर्गुण। परा, परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। तो परावर्तन, पराजित, पराकाष्ठा, पराया। परि, परि का अर्थ होता है पूरा, आसपास। परिक्रमा, परिकल्पना, परिपूर्ण, परिभ्रमणा। पुनर, पुनर का अर्थ होता है दोबारा। पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनरावृत्ति, पुनर्विचार। स, श का अर्थ होता है साथ में। सहपाठी, सहचर, सहकार, सदैव। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वभाव, स्वजन। आगे देखेंगे 5th नंबर अंग्रेजी के अवयव। तो अंग्रेजी के अवयव जो अंग्रेजी से डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं हिंदी भाषा में, तो वह वैसे की वैसे यहाँ पर रख दिए गए। तो अवयव हैं चीफ, जनरल, वाइस, सब और डिप्टी। अब चीफ का अर्थ होता है प्रधान। चीफ का अर्थ होता है प्रधान, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। जनरल, जनरल मतलब भी प्रधान होता है। तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। बाइस, बाइस मतलब होता है सहायक, जो हमारे साथ काम करने वाला शायर। तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। सब, सब का अर्थ होता है नीचे, अधीन। तो सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। तो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो गया कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के
भेद कौन कौन से होते हैं। आप सबको समझ में आया ना उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, अंग्रेजी के अवयव। समझ में आया सबको। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के ऊपर हम देखते हैं। अब तो एक्सरसाइज में सबसे नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, सही निशान लगाइए। जो भी उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कैसा कि जो शब्द के आगे लगता है, आगे होता है वो उपसर्ग होता है और पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुपात्र लिखा है, कुपात्र। तो यहाँ पर कु जो शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। तो कु के ऊपर हमने टिक लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो कु लिखा हुआ है, पा लिखा है, पात्र लिखा है। तो पात्र ये तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो पीछे, शब्द के पीछे है ये, लेकिन हमें आगे वाला देखना। तो कु के ऊपर हमने निशान यानी राइट है। खुशहाल, तो हाल आएगा, खु आएगा कि खुश आएगा। तो आगे जो शब्द लगा है वो तो क्या होगा, खुशहाल। तो खुश के ऊपर हमने टिक लगाई। निर्जल, निर्जल तो निर अथा जल, तो इसके आगे क्या लगा है, नी के ऊपर र लगा है। तो र को हम आधा र लगा हुआ है ऊपर, तो हम इसको लिख देंगे, आधा र बना देंगे। ठीक है, तो निर सेकंड नंबर में दिया गया, उसके ऊपर हमने टिक लगाए। निर प्लस जल अर्थात निर्जल। अधि, तो र आएगा कि कार आएगा कि अधि आएगा, तो क्या आएगा, अधिकार। ठीक है, सेकंड नंबर देखेंगे हम, दिए गए उपसर्ग को उचित मूल शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए यहाँ कोष्ठक में उपसर्ग दिए गए हैं और इन उपसर्ग को जोड़कर हमको एक नया शब्द बनाना है। जैसे जोर के आगे मैंने लगाया कम, तो क्या हो गया, कमज़ोर। सूरत के आगे मैंने लिखा है बद, तो बद सूरत। पुत्र के आगे मैंने लिखा है सु, तो क्या हो गया, सुपुत्र। गुण के आगे लगाया मैंने दुर, तो दुर्गुण। समझ में आ रहा है ना। फिर आगे हम देखेंगे ख नंबर, यहाँ बाजू वाले में नी प्लस ठल्ला, तो ठल्ला के आगे मैंने नी लगाया, तो क्या हो गया, निठल्ला। बाद के आगे मैंने अनु लगाया, तो क्या हो गया, अनुवाद। फिर पता के आगे मैंने ला लगाया है, तो क्या हो गया, लापता। और योग है, योग के आगे मैंने क्या लगाया, अभी, तो क्या बन गया, अभियोग। ये सब नए शब्द बन गए ना, कमज़ोर, बदसूरत, सुपुत्र, दुर्गुण, निठल्ला, अनुवाद, लापता, अभिमान। ये सब के आगे हमने क्या लगाया, उपसर्ग लगाया है और एक नया शब्द बना दिया, जैसे कमज़ोर, बदसूरत, जो अभी हमने देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग के प्रयोग से दो शब्द बनाइए। अब ये देखिए उपसर्ग दिया गया है, अभी, अनु, अ, बिन, उप, अप, खुश और अध। तो ये सब उपसर्ग हैं। अब ये उपसर्ग को हमें आगे लगते हैं उपसर्ग, तो इसके बाद हमें कौन सा शब्द आता है वो हमें यहाँ पर बनाना है और लिखना है। ठीक है, तो अभी शब्द जोड़कर मैंने बनाया है अभिमान, अभियोग। अनु शब्द जोड़ के मैंने बनाया है अनुराग, अनुवाद। और शब्द जोड़कर बनाया है अज्ञान, अधर्म। बिन शब्द जोड़कर बनाया है बिन चाहा, बिन मांगा। का नंबर देखेंगे, उप शब्द जोड़कर बनाया है उपनाम, उपवास। अप शब्द जोड़कर बनाया है अपमान, अपशब्द। खुश शब्द जोड़कर बनाया है खुशहाल, खुशदिल। और अध शब्द जोड़कर बनाया है अधमरा, अधपका। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो हमको यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, ये दोनों को हमें अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर पूरा शब्द दिया है, उपसर्ग और शब्द दोनों दिए हैं। जैसे सपरिवार,
तो सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है वो हमें अलग करना है। तो सपरिवार में स उपसर्ग है और मूल शब्द परिवार। और आलेख में आ उपसर्ग है और लेख मूल शब्द है। दुर्गुण में दुर शब्द उपसर्ग है और मूल शब्द गुण है। निहत्ता नी उपसर्ग है और हत्या और हत्था क्या है, मूल शब्द। विग्रह वि उपसर्ग और ग्रह मूल शब्द। अतिरिक्त अति उपसर्ग और मूल शब्द रिक्त। अधिकार अधि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। लाइलाज ला उपसर्ग है और इलाज क्या है, मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसके हमें उत्तर लिखने हैं। ये आपको आ ही जाएंगे क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार ये व्याख्या बताई है। तो पहले है क नंबर, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए, समझ में आ गया ना सभी को उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर से, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ख नंबर देखेंगे, उपसर्ग के भेदों के नाम लिखिए। तो उपसर्ग के भेद कितने थे, तो उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है संस्कृत के अवयव और 5वां है अंग्रेजी के अवयव। फिर से देखेंगे, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है संस्कृत के उपसर्ग और 5वां है अंग्रेजी के उपसर्ग। इस तरह से ग्रामर में हमारा उपसर्ग टॉपिक पूरा हुआ। अभी आप लोगों के पास अगर ग्रामर की टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास, तो ग्रामर में आप देख लेना पेज नंबर 56 है, 57, 58 और 59। ये जो आपके 59 नंबर पर जो एक्सरसाइज दी गई है, अगर आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है तो आप टेक्स्ट बुक में ही लिखिए। आपको ग्रामर की नोटबुक नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक में लिखिए, लेकिन ध्यान से लिखना, गलती मत करना, पेंसिल से लिखना आप लोग, जिससे परेशानी नहीं होगी। समझ में आया। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको सब कुछ याद करते हुए आगे बढ़ना है। पढ़ते हुए जाओगे आगे आगे तो क्या होगा कि आपको बाद में परेशानी नहीं रहेगी और आप आराम से पढ़ सकते हो सकेगा आप लोगों का, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग पहले जो लेसन जो हमने अभी उपसर्ग पढ़ाया है, ये उपसर्ग की एक एक लाइन आप पहले लेसन पूरा पढ़ लेना। वैसे आपको समझ तो आ ही गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप और अच्छी तरह से करने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लेना। अगर टेक्स्ट बुक किसी के पास नहीं है तो हमने PDF भेजी है, आप PDF में से देखकर भी पढ़ सकते हो। समझ में आया। चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।